नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु कुशवाहा। आज बात उन लोगों से या उन अभ्यर्थियों से जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इकोनॉमिक्स एक पहेली बना हुआ है। जिस तरीके से ट्रेंड्स आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पिछले कुछ ट्रेंड्स को देखें तो हमें ये पता चलता है कि इन एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी की भूमिका काफी बढ़ी है और वेटेज भी बढ़ा है। साल दर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट से बात करने पर पता चलता है कि वो इकोनॉमिक्स को एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा बताते हैं कि इन टॉपिक्स को जो इकोनॉमिक्स के अंदर हैं पढ़ने के बाद जब वो एग्जाम में आते हैं तो उन्हें उनकी भाषाओं को समझने में दिक्कत होती है या फिर उससे रिलेटेड कंटेंट भी अवेलेबल नहीं हो पाता। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें जो हम आज ये डिस्कशन करेंगे, इसका पर्पस ये है कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं या जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कहाँ कमी रखते हैं कि जिससे वो जो एग्जाम में जाते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको वो टैकल नहीं कर पाते। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए एक कोर्स डिजाइन किया है जिस कोर्स के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये सॉल्यूशन मैं आज जो डिस्कशन करूंगा सिलेबस का और आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस मात्र मतलब बस ऐसा किसी किताब को पढ़ लेने भर से या कोई सोर्स कलेक्ट कर लेने भर से आपका एग्जाम नहीं निकलता। और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उन्हें पकड़ने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं। आज का डिस्कशन कंप्लीटली इसी पर है और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस इंडियन इकोनॉमी का जो ये क्लास है, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस जो अन्य एग्जामों में, चाहे वो यूपीएससी है या फिर पीसीएस है या फिर चाहे वो यूपी का पीसीएस है या फिर बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, इन एग्जाम्स में क्या डिफरेंस हो सकता है और किस तरीके से आप ये इसकी तैयारी करें जिससे कि अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से कर लें। तो आज का डिस्कशन इसी बात पर है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्स या सीरीज मैंने लॉन्च की है, इस लॉन्चिंग का पर्पस ये है कि एक तो आप के सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे और क्वेश्चन वैसे के वैसे बने रहेंगे और हर बार आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां लगेंगी, ये गलत हो गया या मैंने इस चीज को ठीक से नहीं पढ़ा। तो वो जो माइंड की ट्रेनिंग है वो भी बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स जिन लोगों के लिए कठिन है, जिनके लिए समस्या है, उनको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया उनके लिए ये कोर्स कि वो आसानी से इकोनॉमिक्स को समझ सकें। फिर हमने एक प्रॉब्लम और इस सब्जेक्ट के साथ लोगों से सुनी या स्टूडेंट से सुनी कि सर इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा करंट से जोड़कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो फिर हमारे पास करंट का सोर्स क्या होना चाहिए और उसे हम कैसे टैकल करें। मान लीजिए किसी भी एग्जाम में 10 सवाल आए और उस 10 सवालों में से 5 स्टैटिक पार्ट से आ जाएं, कंसेप्ट से आ जाएं और 5 सवालों में करंट का उन्होंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया। तो फिर ऐसे में पता चलता है कि वो बच्चे करंट वाला पार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। तो आज हम ये डिस्कशन करेंगे, आपको सिलेबस के साथ जोड़कर मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम कहां लैग करते हैं और हम कौन से सोर्सेस पढ़ते हैं, उसके बावजूद पढ़ने के बाद हम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते। लेकिन जो ये सीरीज चलेगी इसके अंदर आपको बिल्कुल डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ जी, अगर हमने इस तरीके से तैयारी करी, उसका एक पैटर्न भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, क्या चीजें और ऐड ऑन करनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाए। अभी के लिए मैं आगे डिस्कशन शुरू करता हूं कि इस पूरी क्लास के अंदर जो अभी हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज में
मैं आपके प्रीलिम्स मेंस के वो सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि एक बार इसे हमने पढ़ा दिया और फिर इसे अपडेट ना किया जाए, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर, या अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को आपने ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए, तो एज अ स्टूडेंट आपको कौन कौन से टॉपिक्स को ठीक से पढ़ लेना चाहिए, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो जब भी हम कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी हमें ठीक से पढ़ना होगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो मैंने पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन का जिक्र किया हुआ है कि शुरुआत आपके सिलेबस की इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। अब इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को रख सकते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को रख सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आ सकता है आपका, या फिर यहां पर लिख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो सकता है, या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो सकते हैं, या आजकल हमने देखा है कि कई नए टर्म्स भी न्यूज़पेपर में आते हैं और उनको हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते और कर नहीं पाते। इसका एक एग्जांपल भी हमें भी दूंगा। जैसे कुछ दिनों से एक गिग इकोनॉमी, यानी कि जो न्यूज़पेपर में आना शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद, ये सब तो गिग इकोनॉमी वगैरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, उसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका। पिछले साल एक सब था केयर इकोनॉमी। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, हमें इनका एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि ये केयर इकोनॉमी क्या होती है, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी किसे कहते हैं। जब हम इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, तो उत्पादन के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हो जानी चाहिए और ये आपको पता होनी चाहिए। तब आपको हम ये मान लेंगे कि आपका एक बेसिक बेस तैयार हुआ, जिससे कि अब आप इकोनॉमी पढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे पिछले साल ही यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस बताइए, यानी कि ये जो देखभाल अर्थव्यवस्था होती है और मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है, उसके बीच का अंतर बताइए। ये सवाल जो आपके सामने पूछा गया, अगर आपने 2022 में 2021 में कोई कोर्स पढ़ रखा होगा तो फिर आप ये सवाल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उससे पहले 2023 में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हुए, उनमें हमने देखा कि केयर इकोनॉमी की काफी हद तक बात होने लग गई। महिलाओं की, यानी कि जो विमेन्स हैं, उनका रोल पार्टिसिपेशन के बारे में बात होने लगी कि एम्प्लॉयमेंट उनके लिए कितना है और वो कितना पैसा कमाती हैं, वो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो उनसे रिलेटेड मुद्दों की वजह से ये जो टॉपिक है वो काफी हद तक चर्चा में आ गया। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर ये इस तरीके के, जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक के अंदर आपको फिर आना चाहिए कि अगर यहाँ पर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आना चाहिए। हमें आना चाहिए कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन के आधार पर इकोनॉमी बनाई जाती है, इंटर रिलेशन या अंतर संबंधों के आधार पर इकोनॉमी होती है, या विकसित अर्थव्यवस्थाएं या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं। फिर हमें अर्थव्यवस्थाओं के अन्य प्रकार भी पता होने चाहिए। तो कुल मिलाकर हम इस तरीके से एक सिलेबस देख सकते हैं। तो इतनी चीजें पहले टॉपिक में हमें क्लियर होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ें, जिससे हमारा एक बेस कंप्लीटली तैयार हो जाए। फिर आते हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर बात करी गई। किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ की जरूरत होती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे मेजर्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो आपने देखा होगा एक टॉपिक अक्सर हम लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ते थे, जिसका नाम है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय।
तो ये जो राष्ट्रीय आय है ये भी आपको काफी हद तक इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, जैसे जीडीपी है ना, जीएनपी, इसके बाद एनडीपी, एनएनपी, बहुत सारे ऐसे करके कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त ये तो बेसिक सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई कि देश के अंदर प्रोडक्शन कितना होता है, इससे संबंधित बातें होंगी। लेकिन उस प्रोडक्शन से लोगों पर कितना असर पड़ता है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ग्रोथ का मतलब क्या है देश के अंदर, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, और फिर उन चीजों को हमें जोड़ना चाहिए इंक्लूसिवनेस से, यानी कि उसे हमें जोड़कर देखना चाहिए समावेशी विकासों से संबंधित। तो समावेशी विकासों से संबंधित हम उसे जोड़कर देख सकते हैं। पहली चीज तो यह, यानी कि अगर देश का तरक्की हो रहा है तो क्या लोगों की तरक्की हो रही है? अगर देश की तरक्की हो रही है तो लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आ रहा है, ये चीज भी हमें यहां पर देखनी चाहिए। तो उसके बारे में भी एक अध्ययन हमारा बनता है। हम उससे रिलेटेड भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से संबंधित सवाल पूछी जाएगा, जैसे मान लीजिए देश के उत्पादन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आपने पढ़ा होगा कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। सरकार, फिर आपने देखे होंगे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास लक्ष्य जो लिए गए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार कितना काम कर रही है, ये देखा होगा, पढ़ा भी होगा आपने। अब प्रश्न अगर मैं यहां पर दिखा दूं कि किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, हमें सब पता है कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जिनको नहीं पता उन्हें पता होनी चाहिए, एनएनपी क्या होती है पता होना चाहिए। अब ये चीजें तो आपको सिलेबस में पढ़ा देंगे, लेकिन मैं अगर आपको यहां क्वेश्चन दिखाऊं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछते हैं, वो आप जरा देखो। जैसे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, क्वेश्चन देखेंगे कि फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर देश की तरक्की करनी है तो जीडीपी में, जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, तो जीडीपी में आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में आपको जो आपका एमएसएमई सेक्टर है उसकी भूमिका को या उसके रोल को बढ़ाना पड़ेगा। और फिर नीचे पूछा हुआ है कि आप इस संबंध में सरकार की नीतियों की टिप्पणी करें। और गलतियां कहां हो रही, हम क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे, हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि जब आप कोई किताब पढ़ते तो उसमें ये तो हमें बताते कि जीडीपी क्या है, ये तो बताते कि जीडीपी में किताबों के अंदर या लेक्चर में या जब क्लास में बैठते तो हमें ये बिल्कुल बताएंगे वो कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना रोल है, इंडस्ट्री का कितना रोल है, और जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कितना रोल है, बिल्कुल बता देंगे। क्लास में भी बताएंगे, किताबों में भी बताएंगे, सब में बताएंगे। लेकिन चूकते कहां, चूकते ये कि पढ़ाने में वो ये बताना चूक जाएंगे कि सरकार ने इस संबंध में क्या नीतियां ली। और अगर आपको नहीं ये पढ़ाया गया, और कैसे पढ़ाएंगे, अब मान लीजिए अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो आपके लिए तो और मुश्किल है। अब आर्टिकल पब्लिश हो रहा, बजट अनाउंसमेंट, देखिए 2023 फरवरी में आर्टिकल है। न्यूज़पेपर पढ़ना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, तो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो कैसे इससे पार पाए। अब लिखा है, कह रहे हैं कि जनरेट होप्स फॉर रिवाइवल ऑफ द 6 यूनिट। तो जो डूबती हुई यूनिट्स हैं एमएसएमई की, उनको 2023 के बजट में एमएसएमई के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं लॉन्च करी, बहुत बूस्ट दिया, बहुत क्रेडिट दिया, बहुत ऋण दिया। तो ये आर्टिकल निकला, लेकिन हमारा हिंदी का स्टूडेंट, इंग्लिश का स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाया, तो पता चलता है कि वो इस पर उत्तर ही नहीं लिख पा रहा, और उसको सीधा सीधा पढ़ा दिया गया क्लास में कि जीडीपी में क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। लेकिन उसे इस तरीके से जोड़कर नहीं पढ़ाया कि अगर प्रश्न आ जाए तो सरकार का, यानी कि इसमें करंट अपडेशन की जरूरत थी कि नहीं थी, बताओ। और मान लो मैं इस साल अगर कोई आप स्टेट, जैसे पिछले साल तो ये सवाल बन गया यूपीएससी के लिए, है ना, अगर मैं इसे जोड़ दूं कि इस साल भी कोई अनाउंसमेंट है
तो इस साल का बजट आप देखो, बजट में साफ साफ अगर मैं यहां पर देखूं एक स्टूडेंट के नाते मेरे लिए तो और मुश्किल हो गया कि अब मैं इसका भी नोट्स कैसे बनाऊं। अगर मैं आपसे कह दूं नहीं जी आप खुद पढ़ लो, तो सारा समय इसमें लग जाए, हिस्ट्री कब पढ़ूं, पॉलिटी कब पढ़ूं, साइंस कब पढ़ूं, ये भी देखना पड़ेगा। तो क्या यहां टीचर का रोल बढ़ जाता है, क्या यहां क्लासेस का रोल बढ़ जाता है कि क्लासेस हैज टू बी डिजाइन्ड लाइक द वे वेयर ऑल द कंटेंट नीड्स टू बी कवर, जहां सभी प्रकार का कंटेंट, यानी कि ये मेरे एंड का काम है कि मैं आपका ऐसा नोट्स बनवाऊं जिसे अपडेशन भी होता रहे और मैं आपको ये बताता भी रहूं कि कल को कोई न्यूज आए, कुछ भी आर्टिकल आए तो उसे कैसे अपने नोट्स में इंक्लूड करना है ना। तो इस तरीके से तैयारी होगी तब तो ये उत्तर लिख पाएंगे। अब यहां पर देखो इसका उत्तर काफी हद तक लिख दिया सर अगले आर्टिकल में। इस साल 2024 का बजट देखो क्या लिखा है, मेजर्स टू बूस्ट एमएसएमई लिखा है। तो अगर मैं आपको पीसीएस के लिए पढ़ा रहा था, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, बिहार के लिए जो अभी एग्जाम होगा, तो मैं बिल्कुल यानी कि यूपीएससी की क्लास में मैं उनको भी हिंट करते चलता कि भैया जो स्टूडेंट जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल यहां पूछा जा चुका है तो बी केयरफुल, क्योंकि इस साल भी सरकार ने एमएसएमई, और एमएसएमई का मुद्दा इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट यहीं से आता है। तो इंप्लॉयमेंट या रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां प्रश्न बन सकता था, बन सकता है, तो कल को भी आ सकता है, और अभी भी हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। अभी भी हम बेसिक वही एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, वही 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं और उसी का नोट्स बना लेंगे। तो आप ये तो लिख पाओगे कि जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी, लेकिन ये बताने में थोड़ी तकलीफ होगी आपको कि जीडीपी में अगर एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती है तो देश की तरक्की कैसे होगी। ये थोड़ा आपको लिंकअप करना मुश्किल हो जाए क्योंकि आप क्वेश्चन के पैटर्न से नहीं चल पा रहे। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे जोड़ना है। फिर दोस्त और टॉपिक क्या है, मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया कि लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसमें आया कि विधि ग्राव्य मुद्रा क्या है। तो लीगल टेंडर या विधि ग्राव्य मुद्रा हमारे नोट्स में कितना पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या उसका कोई आर्टिकल आ रहा है, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये कहोगे कि सर इन्फ्लेशन के टॉपिक से सवाल, तो इन्फ्लेशन में क्या पढ़ाया जाता है कि जरा बता दो। इन्फ्लेशन, फिर पढ़ा देंगे डिफ्लेशन, फिर पढ़ा देंगे टाइप्स, है ना, फिर पढ़ा देंगे कॉजेज, हो गया इन्फ्लेशन, ऐसे पढ़ाते हैं। फिर बताएंगे आपको इन्फ्लेशन को मापना कैसे है, मेजर्स। सारी कॉपियां, सारी किताबों में यही पैटर्न दिया हुआ है। अब आप ये कहोगे इन्फ्लेशन में क्या है, ऐसे पूछेंगे भैया इन्फ्लेशन, अगर प्रीलिम्स में पूछेंगे तो प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं, 3 स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछे 2 साल पहले, मेंस में क्या प्रीलिम्स में पूछे इन्फ्लेशन से रिलेटेड कि डब्ल्यूपीआई में फूड का जो वेटेज है वो सीपीआई के फूड वेटेज से ज्यादा है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे करके था कि आरबीआई यहां पर डब्ल्यूपीआई को एक की मेजर्स के रूप में देखता है, यानी इन्फ्लेशन मापने के लिए वो डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं वो, है ना, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट यह था कि डब्ल्यूपीआई के अंदर सेवाओं को नहीं गिना जाता, ये स्टेटमेंट था। तो 3 स्टेटमेंट में आपको ठीक स्टेटमेंट जब पता होगा, जब यहां देखो ये प्रीलिम्स का सवाल है तो ये सवाल तो हो गया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, है ना। अगर हम देखें तो कोर इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ाया जाता है कि आरबीआई सीपीआई को एज अ की मेजर इस्तेमाल करता है। डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई में फूड आर्टिकल्स को वेटेज ज्यादा दिया गया है।
WPI सेवाओं या सर्विसेज की गणना नहीं करता है, तो वो तो कर लोगे। अगर आपने ठीक से पढ़ा, नहीं पढ़ा तो वहां भी चूकोगे। अब वहां कैसे सर याद रखें कि सर इस तरीके के सवाल आए? तो उसको पढ़ने के लिए मैं ये नहीं कह दूंगा कि जाके आप एनसीईआरटी पढ़ लो, किताब पढ़ लो, नहीं। हम इस तरीके से कोर्स को डिजाइन करें जिसके अंदर आपको सिनॉप्सिस का इस्तेमाल करें, जिससे कि चीजें आपके लिए आसान बनाई जा सके, क्योंकि बहुत पढ़ना है ना आपको। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा बहुत कंटेम्पररी है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो अगर हम वो चीज कर पाते हैं तो आपके लिए सिलेबस को कंसाइज कर पाएंगे। नहीं तो पूरी दुनिया में क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं। इसी साल एक सवाल पूछा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी में। एक सवाल मैं आपको इन्फ्लेशन का दिखाता हूं, फिर आपको उससे ज्यादा अनुमान लगेगा कि किस तरीके से यहां पर सवाल हमसे पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहां पर देखें कि हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है, आरबीआई ने अपना रेपो रेट से 6.5% रखा। अब सवाल बन जाए प्रीलिम्स में कि रेपो रेट में, अब देखो यहां पर अगर मैं सवाल बनाऊं आपके लिए, अब ये आर्टिकल हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, आधे से ज्यादा आप पढ़ते नहीं। क्वेश्चन कहां बनेगा? यही बनेगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए कि पिछले 4.5 साल बाद, यानी कि 4.5 साल बाद पहली बार सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया। अब ये इस आर्टिकल में था। पढ़ाया क्या गया? पढ़ाया ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। वो सवाल आएगा नहीं आएगा ये सवाल कि सीआरआर को 4.5% से घटाकर 4% पर लाने से मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीज होगी या घटेगी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट। सीआरआर एक क्वांटिटेटिव टूल है या क्वालिटेटिव टूल है, कुछ ऐसा सवाल। हाल ही में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 200 बीपीएस पॉइंट से घटा दिया गया। अब ऐसा सवाल, अब देखो जो बच्चे नए हैं उनके तो बाउंस हो जाए कि कैसे कैसे टर्म्स यूज हो रहे हैं। 200 बीपीएस, 200 बीपीएस सीआरआर, और फिर मार्केट लिक्विडिटी, और फिर घटा दिया बढ़ा दिया, क्वांटिटेटिव टूल क्वालिटेटिव टूल। अपने से पढ़ने जाएं तो फंसते। तो क्या ऐसा कोई कोर्स हो जिसमें आसानी से ये सारे एस्पेक्ट कवर हो जाए? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक टॉपिक देखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ, जैसे जैसे आप देश की तरक्की करोगे तो कार्बन एमिशन होगा ना, गाड़ियां चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, धुआं निकलेगा। अब जरा सोचकर देखो, एक आर्टिकल आता है, द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन। भारत की तरक्की और एमिशन की बात कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन की, जोड़कर प्रश्न बना दिया। अब मान लीजिए आपसे यहीं पर हमने पढ़ा केवल ग्रोथ, लेकिन जैसे जैसे देश का उम्मीद क्या है? आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आपको तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य मान लीजिए बना लिया, और 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है, तो क्या उस स्थिति में ग्रोथ करनी पड़ेगी ना? तो लेकिन भारत के सामने एक चुनौती भी तो आ गई कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, कार्बन एमिशन हो सकता है। तो इसीलिए वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि 2070 तक तो हमें कार्बन न्यूट्रल भी बनना है। अब इस डायमेंशन पर नहीं पढ़ो तो सवाल कैसे हो? आ जाए आपको कि भारत की ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो एक चैलेंज का मुद्दा ये भी है ना, एमिशन भी एक चैलेंज है। 2070 तक आप जैसे जैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल, अभी आया प्रीवियस ईयर में सवाल कि क्या आपको लगता है कि सरकार 2030 तक अपने लिए गए लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी रिन्यूएबल एनर्जी?
तो नहीं अब तो हम इसको समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। फिर यहां पर एक टॉपिक आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, अब इसके बाद जो लेक्चर अपलोड होगा वो मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी किस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा वो समझाने का प्रयास किया जाएगा उस लेक्चर के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे कंटेम्पररी इशू हमेशा, चाहे वो वैश्विक स्तर पर देखिए वहां भी, यानी कि आप ये समझ लो अमेरिका की फेडरल बैंक अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करती तो उसका असर, उसका प्रभाव भारत जैसे देशों पर भी पड़ता। इतनी बड़ी नीति, ये इतनी बड़ी नीति है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं कि भारत की मौद्रिक नीति में होने वाले बदलाव से भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर, इन सब में परिवर्तन होता है। आप कैसे पढ़ते हैं? सीआरआर क्या है? बस आप पढ़ते हैं मौद्रिक नीति के अंदर सरकार ने बॉन्ड की खरीद बिक्री, बस इतना ही। और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछते हैं कि अमेरिका ने अपनी ब्याज की दरों को बढ़ा दिया, अमेरिका में ब्याज की दरों को बढ़ा दिया गया और उसको जोड़ दिया गया भारत में पूंजी पलायन से, कि भारत में जो विदेशी मुद्राएं थी वो कैपिटल फ्लाइट यानी कि पूंजी पलायन कर गई अमेरिका की तरफ। अब ये सवाल पूछ रहे, तो बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि अमेरिका में ब्याज की दरें बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब बढ़ाएंगे तो उसका कैसे एप्लीकेशन, किताब इसे समझाने में असमर्थ। इतना ब्रॉड डायमेंशन, जब कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी कर, क्वेश्चन नहीं, आप क्यों नहीं कर पाते क्वेश्चन? उसका कारण यह है क्योंकि आपकी अप्रोच सही नहीं है। आपकी अगर अप्रोच सही होती, आपको पता होता कि ब्याज की दर का, अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ेंगी और भारत में विदेशी निवेश पर क्या असर पड़ेगा, तब आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में नहीं है। प्रश्नों का स्तर इतना ऊपर चला गया। अभी एक बहुत ही बेसिक सवाल मैंने कराया कल, मतलब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा भी। सवाल क्या है कि पेंडेमिक के बाद दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों ने अपनी ब्याज की दरों को बढ़ा दिया। पेंडेमिक के बाद, पेंडेमिक के दौरान नहीं। तो न्यूज़पेपर पढ़ो तो पता हो पेंडेमिक के बाद क्या। अब न्यूज़पेपर पढ़ने, कितना न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, लेकिन एक टीचर होने के नाते मुझे ये बात बतानी पड़ेगी आपको कि क्या बदलाव हुए। जैसे मैंने अभी दिखाया, ये बदलाव हुए 4.5% से 4%। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप मेरा कोर्स करें तो आपको, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पता रहे, अपडेट रहे वो नोट से, कि और ये मूव क्यों लिया गया ये भी पता रहे। जबकि भारत के अंदर खाद्य मुद्रास्फीति है तब भी लिया गया ये इनिशिएटिव। तो भैया आपको ये काउंटर करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं। चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करता हूं एक टर्म से, कि भारत में शेयर बाजार की क्या स्थिति, पिछले 1 साल से 1.5 साल से बहुत उथल पुथल चल रही है। एक टर्म खूब चर्चा में आया, शॉर्ट सेलिंग आया, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी करी। अब बच्चों को केवल क्या पढ़ा रहे हैं? आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, बॉन्ड क्या है, पूंजी बाजार क्या है। तो आप इससे तो मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, इससे आप कुछ बेसिक एक आध सवाल कर लोगे, बट इससे अगर एक सवाल भी पूछ लिया, साइबर अटैक को जोड़कर पूछ लिया सेबी से, तो आप नहीं कर पाएंगे। और किताबें फिर उस चीज को, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए किताबें अच्छा काम कर सकती, बट आप सोचो कि नहीं जी मैं किताब पढ़ के बस फटाफट कर दूंगा सवाल, तो उन किताबों के दायरे से बाहर चली गई हैं बहुत सारी बातें। तो उसके लिए यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको क्या होना पड़ेगा? अपडेट होना पड़ेगा। तो वो चैप्टर भी जिन्होंने पढ़ा है तो एक बार और देखेंगे, प्रश्न देख लेंगे, तब पता चलेगा। और जो आपकी पढ़ाई है उसकी सही तरीके की इवैल्यूएशन होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लिए।
और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पढ़ाई या स्टडी सही डायरेक्शन में है भी या नहीं, या इसमें और सुधार की गुंजाइश है। दूसरा, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने ये देखो जो सिलेबस है मैंने ये डिजाइन किया है इस तरीके से, इसमें आपको केवल हेडिंग्स यानी कि सरकारी बजट का मतलब वर्तमान के बजट से भी और अगले बजट से भी, यानी कि जो बजट की अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे संबंधित तो है ही बजट कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व बजट क्या होता है ना। इसके साथ साथ इस वर्ष का जो बजट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बजट से सवाल कैसे बनता है। यूपी ने एक एग्जाम्पल अभी सवाल पूछा, मैं आपको दिखाता हूं। फिर यहां पर टैक्सेशन की बात करें तो भारत में लगातार टैक्सेशन की बात हुई। अभी हाल ही में 2 मुद्दे मैंने पढ़े न्यूज़पेपर के अंदर, आपने पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े। उनमें था कि जिस तरीके से पॉलिटिकल डोनेशन देने पर टैक्स में छूट मिलती है, इसलिए अचानक से पॉलिटिकल डोनेशन ज्यादा बढ़ गया है। अब बताओ, पॉलिटिकल डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टीज को जो दान देते हैं वो, और टैक्स को जोड़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा है बच्चा कि टैक्स क्या है, कितने प्रकार का है, कराधान का नेचर, प्रकृति क्या होती है ना। एडम स्मिथ के कराधान के सिद्धांत, सवाल आ ही नहीं रहा है। तो सवाल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने बस बहुत बेसिक से कंसेप्ट पढ़ लिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि पॉलिटिक्स, क्योंकि मेंस के लेवल पर सवाल ऐसे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। पिछले दिनों में देख रहा था कि टैक्स जो है, हम लोग पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स काफी हद तक कम हुआ है ना। तो कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि जो कंपनियों पर लगने वाला निगम कर है, उस निगम कर की वजह से अगर देखा जाए तो कंपनियों को मदद मिली, तो क्या कंपनियां ग्रोथ हुई हैं। तो अगर आपसे ऐसा लिया जाए कि सरकार के द्वारा लिए गए ऐसे इनिशिएटिव्स लिखिए जिसमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिला, तो हम लिखते ना वहां पर ये कि सरकार ने निगम कर की दरों को नीचे कर दिया। इस बार सरकार ने तो आय कर की दरों को भी नीचे किया। अब उसको कितना समझते हो आप, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज। फिर पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक भी हमें पढ़ने। एक इंडिया में टर्म चलता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट तो है, तरक्की तो हो रही है, बट वो जॉबलेस है, यानी पैसा बढ़ता जा रहा है लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। फिर एक रिपोर्ट पिछले दिनों पब्लिश हुई, न्यूज़पेपर में ही मैंने पढ़ी, और वो कहीं नहीं मिले कि भारत में आय की असमानता या जो वेल्थ का कंसंट्रेशन था वो ब्रिटिश काल से भी ज्यादा हो गया। बनना चाहिए सवाल। अब हम क्या पढ़ेंगे कि लॉरेंज कर्व आय की असमानता को मापने का कार्य करता है। तो प्रीलिम्स में सवाल आ गया तो कर लोगे, लेकिन मेंस का सवाल नहीं कर पाओ, है ना। गरीबी के प्रकार क्या हैं वो कर लोगे, अभी पूछा सवाल, यूपी में ही पूछ लिया था। लेकिन वहां भी अगर ठीक से समझ नहीं होगी तो उस सवाल को भी गलत कर देंगे आप। रोजगार में भी आप देखिए, महिलाओं से संबंधित रोजगार की बात, हमेशा सवाल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए। अलग अलग एग्जाम्स में देखो, एग्जाम जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो यूपीएससी में क्या पूछ रहे हैं वो तो ठीक है, उसके साथ साथ पीसीएस में भी टॉपिक्स रेलेवेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि पीसीएस में कोई ऐसा पीसीएस जहां अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल नहीं आएगा, आएगा। जनरली जो जितने भी भारत में अंदर पीसीएस के एग्जाम हो रहे होंगे जिस भी स्टेट में, वहां सवाल बनेंगे, पूछे जाते हैं वो इस तरीके के, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर भारत की यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट से है, एक्सचेंज रेट से है। एक मुद्दा अभी गर्म हुआ है, बताओ जरा क्या मुद्दा है पता है? कि ब्रिक्स कंट्रीज ने पिछले दिनों अनाउंसमेंट करी कि वो अपनी खुद की न्यू करेंसी। अब बताओ ये कहां, कौन सी किताब पढ़ रहा है, कौन सी कोचिंग पढ़ा रही है आप, बस यही। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि 100% टैरिफ और सैंक्शन लगाने की बात अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कर दी।
कि अगर ब्रिक्स वालों ने अपनी करेंसी बनाई तो आपको पता होना चाहिए रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर की डिमांड क्यों है, डॉलर एक्सचेंज रेट से फ्लेक्सिबिलिटी से इंडिया को क्या नुकसान होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये डिवैल्यूएशन से इंडियन करेंसी को क्या नुकसान होगा, इंडियन करेंसी को क्या फायदा, इंडियन बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है। तो आपको सेक्टर ऐसे पढ़ने चाहिए, ना कि ऐसे पढ़ लेने चाहिए कि विदेशी मार्केट होती है, उस मार्केट में डॉलर की खरीद बिक्री होती है, बस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, आपको थोड़ा एनरिचमेंट करना पड़ेगा इसमें। मैं आपको टॉपिक्स दिखाता हूं। जैसे देखिए, टैक्स कट मे हैव सेव्ड 3 लाख करोड़ रुपए इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट्स। सरकार ने टैक्स में कटौती करी थी, कुछ आर्टिकल निकला, पब्लिश हो गया। अब ये कौन बताएगा, किस किताब में बताएंगे, जरा बताना। कंटेम्प्रेरी टॉपिक। अब मैं आपको ये टॉपिक्स जो दिखा रहा हूं इस रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं खाली आपको टॉपिक दिखा रहा हूं कि बस न्यूज़पेपर में। मैंने यहां पर ये कहा है कि कोर्स मस्ट बी डिजाइंड in that way where you can include the static and dynamic both part. अगर if you are including only static part, वही पढ़े चले जा रहे हो, वही पुराने पैटर्न पे पढ़ रहे हो, वही किताबें उठा रहे हो, वही नोट्स उठा रहे हो, तो the subject is going to be complex for you. फिर आप यही कहते चलो कि सर ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे सवाल पूछते हैं, ये आउट ऑफ। आप देखो ना, अब ये कब कब शामिल होगा आपके। फिर कह रहे हैं लुक एट द सेक्टर वाइज एलोकेशन इन 10 चार्ट। अब देखो, जैसे मान लीजिए बजट आया, तो आप, मैंने यहां पर न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स को डाल दिया क्योंकि इसी है आपको समझाना या बताना, उनका ये पर्पस है। दिस इज नॉट द ओनली न्यूज़पेपर विच हैज टू इंक्लूडेड। आप कई सारे सोर्सेस हैं हमारे पास, हम इंडियन एक्सप्रेस से भी देख लेंगे, मिंट से भी देख लेंगे, है ना, बिजनेस स्टैंडर्ड से भी देख लेंगे। हमें एट द एंड ऑफ गवर्नमेंट की साइट्स PIB का भी यूज कर लेंगे। There are some news and articles which published on the PIB. Sometimes these are quite important for us. हम उसको करेंगे। मैंने ये थोड़ा मिल गया तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैग्नेंट, देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये क्वेश्चन था। अब यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेंट रेट है। अब पूछ दे क्वेश्चन की आप कॉजेस बताओ इसके। हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा है, लेकिन हमने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉज तो बता देंगे, लेकिन यहां पर हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये स्टैग्नेंट क्यों है। कंट्री तो ग्रोथ कर रही है, 7% से ग्रोथ कर रही है कंट्री, तो हम ये नहीं कह सकते लेस प्रोडक्शन हो रहा है ना। ये आप देखो, तो दिस पार्ट, जो ये चीजें, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कोर्स। टॉपिक्स को पढ़ लेने भर से कहानी नहीं बनेगी कि आपने एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं है कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइंड बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, है ना। तो सो दैट वी कैन से दिस कि अगर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है और उस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का आपको इंप्लीकेशन नहीं पता, बेनिफिट नहीं पता, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर आपको आगे के टॉपिक्स में दिखाऊं तो एक चीज हम देख सकते हैं, एग्रीकल्चर। जब मेंस वाला पार्ट आप पढ़ोगे तो उसमें एग्रीकल्चर है, लैंड रिफॉर्म है। सबको पता है लैंड रिफॉर्म से पहले लैंड सेटलमेंट पॉलिसी जानते होंगे, जिसमें जमींदारी पढ़ते हैं, महालबाड़ी, रैयतबाड़ी, उसमें एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो। बट उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स में भी दो तरीके के रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, जिसमें एक तो हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और एक हम पढ़ते हैं पता टेक्निकल रिफॉर्म्स, तकनीकी। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आप पढ़ लेते हैं एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, लैंड सीलिंग, लैंड कंसोलिडेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना। ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग, कोऑपरेटिव फार्मिंग।
तो ये सारे रिफॉर्म्स है, टेनेंसी रिफॉर्म्स, जिसमें रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ लैंड ओनरशिप, ये सारे टॉपिक्स हैं उसमें। लेकिन आप जरा रियलाइज करके देखो कि अगर ये वाले टॉपिक्स पढ़े जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स के पढ़ने से सवाल बनना आना चाहिए। अब जरा देखिए, मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म सबको पता होगा, जमींदारी हटाई गई, लैंड सीलिंग करी गई, है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देश के कुछ भागों में भूमि सुधार के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए। तो आपसे यहां पर फैक्टर्स पूछ रहा है कि व्हाट वर द फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। अब आप में से कुछ लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से राज्यों ने इसे बेहतर ढंग से लागू किया, है ना। पता हो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, तब ना बनेगी बात। खाली ये पता कर लेने की लैंड सीलिंग क्या होता है, ये नहीं पूछ रहा कि जरा ये बताओ कि भूमि सुधार में क्या क्या कानून लिए गए, क्या क्या तकनीकी सुधार लिए गए, क्या क्या संस्थागत सुधार लिए गए। उसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, क्या पूछा, जहां लागू हुए वो क्यों, मतलब हर जगह ये सफल नहीं रहे हैं। पहली चीज, हम इसकी टेक्निकलिटी को समझ नहीं रहे, हम बस उत्तर लिखने के लिए तैयार हैं कि हम लिख दें, बस कुछ भी लिख दें। तो कुछ भी लिखने से वहां आंसर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से, जैसे लैंड सीलिंग, जिन स्टेट्स के अंदर लैंड सीलिंग इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुई होगी, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास सरप्लस जमीन आई होगी, और उस सरप्लस भूमि के कारण आप देखेंगे कि उस सरप्लस भूमि के कारण क्या हुआ कि वो जो जमीन उनके पास आई, उस जमीन का फिर कितना फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस बात पर चीज है। यानी कि वहां एक फैक्टर नहीं है। अब मान लो आपने कहा कि सर ये तो सवाल पूछ लिया, आप क्या, ठीक है, आगे कैसे। अब मैं इसी साल का एक आर्टिकल देख लेता हूं, 27 फरवरी का शायद आर्टिकल, लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड ऑन द टॉप एजेंडा इन द थर्ड टर्म, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है वो लैंड रिफॉर्म का टॉप एजेंडा है। तो अगेन इट वाज इन न्यूज। अब सपोज दैट गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती, जैसे सपोज दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग सम टेक्निकल रिफॉर्म्स, कितने लोग ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 को सीरियसली पढ़ते हैं ना, कितने लोग पढ़ते हैं। अब पता नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 क्या है। अब हमें यही नहीं पता है कि एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट है, एग्रीकल्चर का क्या पर्पस है फूड सिक्योरिटी के अंदर, फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड आजकल हम बहुत सारे इश्यूज देखते हैं, और एक तो फार्मर इशू है जिसमें वो एमएसपी का विवाद है। एग्रीकल्चर सब्सिडी को डब्ल्यूटीओ से भी जोड़िए। अब एग्रीकल्चर पता सबको है, लेकिन ये सब कैसे आप करेंगे कंटेम्प्रेरी, फटाफट क्या जल्दी से क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, जरा देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं। इंडिया की एग्रीकल्चर की सिचुएशन, कि भारत में एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर बढ़ा है, घटा है, प्रोडक्शन क्या हुआ है, कौन सी फसलें कैसे उगाई जा रही हैं, पूछते हैं कई बार, है ना। आपको पता होना चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर में इरिगेशन का स्टेटस क्या है। अगर नहीं ठीक तरीके से पता होगा तो कैसे कर पाए, इरिगेशन पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर। इसके अलावा सब्सिडीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, चाहे वो फूड, मतलब आज के टाइम पर एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडीज की अगर मैं बात करूं तो एमएसपी सबसे बड़ी मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर फार्म सब्सिडीज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडीज, अदर सब्सिडीज भी हैं, जैसे बिजली की सब्सिडी है, क्रेडिट सब्सिडी है, ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी है ना। तो इन सब्सिडीज के मुद्दे तो पढ़ना आसान है, पढ़ लोगे आप। क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो आएंगे कंटेम्प्रेरी या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सरकार ने इस साल किस, जैसे एमएसपी के विवाद पर सवाल,
अब एमएसपी हर साल पढ़ते हैं, लेकिन एमएसपी की मांग क्या हो रही है? तो भैया एमएसपी को लेकर जो मांग हो रही है वो कि एमएसपी को लीगल कर दीजिए। अब 10 नंबर का सवाल पूछ लिया कि लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी क्या इंप्लीकेशन है। एमएसपी को अगर हम कानूनी मान्यता दे दें तो उसके क्या प्रभाव है? सरकार पर भी लिखने, किसान पर भी लिखने और बाजार पर भी लिखने। कहां पढ़ रहे हैं हम? ये तो हम नहीं पढ़ रहे। हम बस ये पढ़ रहे हैं कि एमएसपी क्या है, एमएसपी का निर्धारण कैसा है, एमएसपी में किसानों की मांग क्या है, सरकार और इनके बीच का विवाद क्या है। सवाल बन गया ये कि भाई लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी के क्या इंप्लीकेशन है। आपको पता रहना चाहिए कि एमएसपी के क्या इंप्लीकेशन है। फिर यहां पर देखें एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पिछले 3 कृषि कानून आपको याद होंगे, जिसमें पहला कृषि कानून एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड था। एपीएमसी वगैरह की बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ई नाम का क्या रोल है? एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, तकनीकी का क्या रोल है? आप बताओ, है ना? बिल्कुल पूछेंगे कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है, तकनीकी क्या रोल है। जब तक आप इस तरीके की चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर मैं कुछ और आपको आर्टिकल्स दिखाता हूं। फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज रीवैम्प्ड द पीडीएस। यहां मैंने एक यूपीपीसीएस का क्वेश्चन लिया। अब यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, 2023 का सवाल है ये। देखो जी, क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं 5 सितंबर 2024 को एक आर्टिकल एक आता है, ठीक है। सवाल पहले आया लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल कि फूड सिक्योरिटी एक्ट को हैज रीवैम्प्ड, यानी कि पीडीएस में उसने काफी सुधार किया। पीडीएस क्या है? पीडीएस एक योजना है जिसके अंतर्गत अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना अनाज मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में दी गई हैं, पीडीएस में नहीं दी गई। पीडीएस का काम है वितरण करने का, ठीक है। पीडीएस वो योजना है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत दिए गए अनाज को, यानी कि जो भी कानूनी आधार है उसके आधार पर वो वितरित करता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा देखेंगे। सवाल देखिए, पूछते क्या है और हमें पता क्या है। हमें अनाज पीडीएस पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पता है। देखो, public distribution system has proved that most effective instrument of the government policy over the years in stabilizing price, making food available to consumers and food affordable. Explain the statement. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो पीडीएस है उसने पिछले मतलब तमाम वर्षों में यह सिद्ध किया है कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर, ध्यान से देखिए, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर, यानी कि उसकी जो आसान कीमतें हैं या अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, उस पर उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। और यह सरकार की महत्वपूर्ण नीति रही है। यह चीज यहां पर बताई गई कि सरकार की महत्वपूर्ण नीति है। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने तय किया कि किसानों को खाद्यान्न मिल जाए, बस ये तय किया। अब इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब हमें पता है बस पीडीएस क्या है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि इस पीडीएस से जो लाभ पहुंच रहा है वो किस प्रकार पहुंच रहा है, क्या तरीका है पीडीएस का। क्या पीडीएस ने लीकेज रोका है? क्या पीडीएस ने भ्रष्टाचार कम किया है? क्या पीडीएस के अंतर्गत तकनीकों का उपयोग करके सही लाभार्थियों की पहचान की जा रही है? अब हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें बस कितना पता है कि जी बस पीडीएस नाम की योजना है, वो अनाज वितरण करती, राशन कार्ड होते हैं। वन नेशन वन रैंक, वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या भूमिका है? तो आप जब तक करंट मुद्दों से जोड़कर नहीं देखोगे तो इस चीज को नहीं कर पाओगे। ये चीज हमारा यहां पर डिस्कस करने का पर्पस ये है, ठीक है। अब देखो जरा, सेंटर इंक्रीजेस एमएसपी फॉर व्हीट 5 अदर रबी क्रॉप्स। देखो जरा, सवाल क्या पड़ेगा कि क्या एमएसपी, अब हमको सबको पता है एमएसपी किसे कहते हैं। एमएसपी 12 खरीफ फसलों पर जारी होती है, एमएसपी 6 रबी फसलों पर जारी होती है, 2 वाणिज्यिक फसलें होती है उन पर जारी होती है, ऐसे करके वो टोटल 22 फसलों पर जारी होते हैं, लेकिन लागू 24 फसलों पर होते हैं। ये सबने पढ़ा।
हम देख भी रहे हैं। प्रश्न क्या बने? ये बने कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो मोटा अनाज है, ठीक है ना, उसके प्रयोग में कमी आई है। तो इसके लिए क्या एक रिस्पॉन्सिबल रीजन एमएसपी हो सकता है? पहला चीज तो ये। क्या ये भी कह सकते हैं कि एमएसपी किसी भी तरीके से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को क्या करता है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, यानी कि जो फसलों का विविधीकरण है, फसलों का विविधीकरण है, उसको रोकता है या हतोत्साहित करता है? एक वो सवाल बन सकता है। हतोत्साहित कर सकता है, क्या ऐसा कोई सवाल बन सकता है? तो क्रॉप डाइवर्सिफाइड करना या हतोत्साहित करना, ये भी एक मुद्दा बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अब क्या इसने ऐसा किया है भारत में? अचानक से हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चावल की खेती तेजी से बढ़ी, लेकिन मोटे अनाज की के उत्पादन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, और धीरे धीरे जो फूड का पैटर्न है उससे लोगों की प्लेटों से गायब हो गया मोटा अनाज। तो सवाल बना, अब ये सवाल बेटा, एमएसपी वीट बढ़ाई गई, तो किसी भी चीज की एमएसपी पर अगर बढ़ाई जाती है, तो जैसे आजकल हमारे किसान मांग करते हैं कि एमएसपी को ज्यादा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, C2 लागत पर दीजिए। सरकार कहती ठीक है, देखते हैं। लेकिन अगर C2 लागत पर एमएसपी दी जाए तो उसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा अपनी अप्रोच को थोड़ा सा वाइड करने पर, थोड़ा और डिटेल करने पर, तब जाके बात पता चलेगी। तो वो काम आपका नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ेंगे, हम इस तरीके से कोर्स को लेकर चलेंगे जिससे कि आपका ये वाला जो मुद्दा है, प्रॉब्लम है कि सर इस आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर जब सवाल हमें सब पता होता है हम फिर भी नहीं लिख पाते, तो वो इसीलिए लिख पाते कि हम वो डायमेंशन नहीं सोचते जो सवाल पूछते हैं। इंडिया अपोजेस कप टू सब्सिडीज टू पुअर फिशरमैन एट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के को लेकर भी सवाल पूछा गया। डब्ल्यूटीओ की जो सब्सिडीज हैं, चाहे अंबर बॉक्स सब्सिडीज होती हैं, डब्ल्यूटीओ कृषि की सब्सिडी को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर लेता है, ग्रीन, ब्लू एंड अंबर, जिसमें अंबर बॉक्स सब्सिडी सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड और विवादित है। अब मुद्दा वही है कि यहां पर फिशरमैन को भी सब्सिडी दे रहे हैं, डब्ल्यूटीओ में विवाद चल रहा, सवाल बना दिया। हमने पढ़ा ही नहीं है ये मुद्दा, नहीं पढ़ोगे फिर उठा के पूछ देंगे। और आपको क्या लगेगा केवल मेंस की बात है? नहीं जी, ये तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की भी बात है, और प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा। रिसेंटली देयर वाज सम box subsidies was in the news which is related to, तो कौन सी ऐसी बॉक्स सब्सिडीज हैं ये न्यूज में थी जो किससे संबंधित है? अंबर बॉक्स का संबंध किससे? तो अंबर बॉक्स का संबंध ग्रीन बॉक्स और जो आपका सब्सिडी है ब्लू बॉक्स, वो सबका संबंध डब्ल्यूटीओ से। अब ये कह दें कि अभी इसके क्लॉज के तहत कितनी सब्सिडी अलाउ है, नहीं बता पाओगे डब्ल्यूटीओ ने कितनी अलाउ कर रखी। 10% डेवलपिंग कंट्रीज की और डेवलप्ड कंट्रीज की 5%। भाई ऐसे प्रीलिम्स भी, आप ये मत सोचे कि इससे केवल मेंस का ही का, नहीं, प्रीलिम्स का मेंस का साथ चलेगा, अलग नहीं चल सकता। जो अलग अलग करके चलाएंगे वो अलग हो जाएंगे, है ना। आइए, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये भी टॉपिक के अंदर आता है। फूड प्रोसेसिंग किसानों के लिए अच्छा है, किसानों की और तरक्की हो। रिलेटेड इंडस्ट्रीज आपको पता ही है, प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित और भी उद्योग होते हैं, वो भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत में एमएसएमई सेक्टर, लार्ज सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रीज, उन सबको यहां पर इंक्लूड किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, किस पर काम नहीं हो रहा देश में, और ये तो ऐसे सेक्टर हैं जो कंप्लीटली करंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, हेराल्ड डोमर मॉडल पढ़ते हैं आप? हाँ, पीसी महाल नोविस मॉडल, आओ जरा देखते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग की बात करी, वहां आया इंडस्ट्री, देखो जरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो उत्तर प्रदेश में सवाल पूछा, इवैल्यूएट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपीपीसीएस वाले,
ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं है, इंडिया कह रहा है कि भारत सरकार की नीतियों के बारे में बताओ जिनसे फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा अपडेटेड पढ़ते हम तो या हम सरकारी यहां पर सरकारी योजनाएं पढ़नी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस में नहीं पढ़ते, विच इज नॉट राइट, बिल्कुल सही नहीं है वो। यू हैव टू रीड, आपको पढ़नी है वो, हैव टू कवर इट। तो अब देखो 2023 में एक आर्टिकल पूछा था, अब तो आया था आर्टिकल, वहीं से इंस्पायर हो सकता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो 9 मिलियन लोगों को 2024 तक रोजगार देंगी, और 2023 का आर्टिकल है, बड़ी बात नहीं है, वहीं से इंस्पायर है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही न्यूज़पेपर ने निकाला, किसी न्यूज़पेपर ने निकाला होगा, तो बाकी न्यूज़पेपर भी इस तरीके के रिसर्च लेकर आते हैं। गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट दी होगी, सवाल बन गया, बनाना जरा इसे अपनी कॉपी से, किताब से, सेल्फ स्टडी से, बनता ही है? नहीं बनता है। तो वही चीज है, मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं कि अगर आप ये चीज ध्यान देंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के टाइम पर बहुत सारी योजनाएं, सिलेबस तो हमने देख लिया है किस तरीके की ये सिलेबस है, ये सारे पार्ट्स हैव टू कवर इट, बट ये वही ट्रेडिशनल वे से कवर नहीं कर रहे हैं, इसका भी अपना एक पैटर्न होना, वैसे कवर होगा ये। अब जैसे मैं अगर कहूं गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमाम स्कीमें चला रखी, चाहे वो सागर माला हो, अब सवाल बन जाएगा, उड़ान योजना हो, है ना, या फिर भारत माला हो, या फिर और क्या हो सकता है, सागर माला, उड़ान, भारत माला, इसके अलावा गति शक्ति, है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अभी हाल ही में चर्चा में था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। कहां पढ़ोगे, 6 लाख करोड़ रुपया सरकार ने सोचा है कि हम मोनेटाइज करके जुटा लेंगे, पढ़ रखा फिर भी नहीं आता, नहीं पढ़ रखा तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो जीरो से पढ़ेंगे। द बैच इज ऑल अबाउट द 0 to 100, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। किया तो और अच्छा, नहीं किया तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे करके क्रमिक रूप से इस चीज को कवर किया जाए। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यूपी को लेकर और क्वेश्चन है 2023 में कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सवाल है कि फाइनेंस कमीशन में 6 मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। दूसरा है कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को देता है, तो नीति आयोग कौन है? नीति आयोग तो थिंक टैंक है, तो होगा ही नहीं है सर। चेयरमैन होता है लेकिन 6 नहीं बल्कि 4 मेंबर है, है ना। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्यों आया ये। अगर मैं इस क्वेश्चन के आने का कारण देखूं तो 2023 में इस बात की शुरुआत हो गई थी। 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, कोई सवाल ऐसा नहीं होता जो हम ऐसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ जाए, कोई सवाल नहीं होता। 2023 में फाइनेंस कमीशन बनेगा क्योंकि उसे 2025 तक अपनी रिपोर्ट देनी है और फिर 2026 के बाद उसे लागू भी होना है। तो सो दैट भाई वो चर्चा में था तो सवाल बनता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, इस साल अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो यूपी वालों ने तो पूछ लिया, हो सकता है यूपीएससी वाले भी पूछ ले, क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में था। जो लोग बजट की बात करते हैं कि बजट से सवाल आता है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको यूपी का। यूपी ने तो पूरा का पूरा 2023 के कितना फैक्चुअल हो सकता है वो भी देखिए आप, लेवल ऑफ फैक्ट्स। अगर स्टेट पीसेस की बात कर रहे हैं, राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा हुआ है कि 20 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। स्टेट जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट ये कहता है कि राज्य 3.5% तक कर सकते हैं डेफिसिट। तो अब ये बताओ, अगर बजट ना पढ़े तो ये हो सवाल, कौन सी कॉपी में लिखा होगा ये बताना जरा। और क्या इसमें एक भी ऐसा आउट स्टेटमेंट है जो आप नहीं कर सकते? 5.5% पर हमें जीडीपी रखना है, फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि इस बजट एस्टिमेट 2023 में 55 लाख करोड़ रुपए का बजट है। कौन सा वाक्य सही है यहां पर ये पूछा हुआ है। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, अब इस साल 2024 में अगर बिहार जा रहे हो, यूपीएससी में भी आ रहे हो, तो हो सकता है इस बार के बजट से तो उसका भी आता है, उसमें क्या है।
नथिंग इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, तो कुछ भी नहीं है ना कि कोई ऐसी चीज पूछ ली जाए जो नहीं हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जुलाई में आता है और सवाल सितंबर अक्टूबर में आपसे पूछेंगे कि जरा बताओ, नीडेड टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, क्या पूछा है? व्हाट आर द कॉजेस, क्या कारण है भारत में लगातार खाद्य मुद्रास्फीति? जिसने भी इकोनॉमिक सर्वे ठीक से पढ़ा होगा वो सवाल को यूं कर देगा। सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति पर अलग से पूरा आर्टिकल दिया इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, और उसने बताया कि उसने क्या क्या तरीके अपनाए, कैसे कैसे करके खाद्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया, है ना। तो ये चीज, मेरा पर्पस ये समझाने का, अब यहां खाद्य मुद्रास्फीति के कारण पूछ रहा है, मुद्रास्फीति के कारण नहीं पूछ रहा, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी सम स्पेसिफिक, वो यहां स्पेसिफिक हो गया है। और अगर ये स्पेसिफिक हो गया तो आपके लिए थोड़ा अब पता करना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड टू इंक्रीज इन द टू राइज इन द प्राइस ऑफ द फूड। क्या रीजन हो सकता है? तो बॉटलनेक रीजंस होंगे, जिससे सप्लाई डिस्ट्रक्टेड हो सकती है, तो हो जाएंगे रीजंस। अब जैसे बेसिक रीजन क्या है, कई बार अगर ग्लोबल सप्लाई चेन से रिलेटेड से ऑयल सीड्स वगैरह तो बाहर से ही आते हैं, एडिबल ऑयल वगैरह बाहर से आते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर, वेस्ट में, यमन में डिसरप्टेड रूट, भारत में लानीनो का इफेक्ट, एल नीनो का इफेक्ट, है ना, मानसून ऊपर नीचे, प्रोडक्शन नीचे, जमाखोरी, ये सब है, प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस अप होना, बस। तो ये आपकी थॉट प्रोसेस में, थिंकिंग में ये डालना है कि कैसे करके अगर कोई सवाल स्पेसिफिक होता है, इन्फ्लेशन से निकलकर वो खाद्य इन्फ्लेशन पर हो गया, तो कैसे आपको अपना दिमाग चलाना है। अब हम सब लोगों ने पढ़ाया कि इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में, हम ये पढ़ाते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक की एंड रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, ये अच्छी बात है, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन यहां आ गई खाद्य मुद्रा, तो हमारी आरबीआई क्या कंट्रोल कर सकती है? मनी की सप्लाई, वो खाद्य मुद्रास्फीति तो नहीं कंट्रोल कर सकती ना। अब अगर आपको इसके बीच का अंतर पता है, देन यू कैन राइट इट कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कितना इफेक्टिव हो सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफेक्ट है वो फूड इन्फ्लेशन पर बहुत नहीं होगा। पैसे, क्योंकि पैसे की सप्लाई को घटाने बढ़ाने से, मेरे पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो क्या मैं ज्यादा खाने लग जाऊंगा? कम पैसे हो जाएं तो क्या कम खाने? कम पैसे आने पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि खाना बंद कर दो। तो वो चीज है यहाँ पर, है ना। तो वो चीज यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। अब मेरा, हम आ गए आज इस लेक्चर के एंड पे, और जहां पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि कमी कहां रहती। कमी है अप्रोच में, कमी है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, और कमी है कि वो जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है सब्जेक्ट को लेकर चलने का, दैट इज नॉट राइट। यू हैव टू चेंज योर वे। अब उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बदलनी, जैसे कई बार क्या सर एनसीईआरटीज बिल्कुल ही इररिलेवेंट है? नहीं जी, एनसीईआरटीज आर द बेस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे आर, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन एंड दे हेल्प्स टू क्रिएट द बिल्ड अ फाउंडेशन, आपको मदद करती हैं वो। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कि यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन द एनसीईआरटी, फिर तो दिक्कत है, बिकॉज द पेपर इज क्वाइट डायनेमिक, the subject is dynamic, and you will get some inputs from the current affair as well. So you have to be careful, you have to be prepared for it. Up the problem, where you will find the problem will be there regarding the how you will compile all these things. So there should be a proper course. The course must be designed according to this, where you can go through the course, go through the classes, and there's no need to get the worried. तो वहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके पास ऐसा कोई कोर्स है या कोई ऐसी सोर्स है जहां से हम इस चीज को कर पाए। अब जैसे मैं यहां पर एक चीज दिखाता हूं कि बहुत, अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते तो
एनसीईआरटी वगैरह से भी कर लोगे सवाल कि ये सीबीएलओ क्या है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा। सीबीएलओ एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। वैसे यहां पर पूछा गया कि बताओ कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन खरीद सकता है, तो ये भी एक बेसिक सवाल है, इसमें कुछ ऐसा कोई करंट वरंट जानने की जरूरत नहीं है। क्या इंश्योरेंस कंपनी खरीद सकती है, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स तो सारे खरीद सकते हैं। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर वाला एक नया है, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम से, तो ये भी आप कैसे पकड़ोगे, ये तो नहीं पकड़ पाते। आज के समय में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली कैन बी परचेज बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू द रिटेल डायरेक्ट स्कीम, पहले नहीं था ये, अब ये भी करंट में, तो इसका भी सवाल पूछ चुकी है सर यूपीएससी आपसे, ठीक है। तो हम अब आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है या जो क्लासेस हम आपको ऑफर कर रहे हैं, यू विल गेट सम एक्सेस ऑफ द क्लासेस, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। इस वीडियो के बाद मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिनके अंदर आप ये पता कर पाओगे कि जब पैटर्न जो है पढ़ाने का वो कैसा है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप उन लेक्चर्स को प्रॉपरली कंटिन्यू करते हो, प्रॉपरली देखते हो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्लासेस आर स्पेशली डिजाइंड, डिजाइंड का मतलब है कि हमने केवल वही चीज करनी है, जैसे वी आर नॉट कंप्लीटली, जैसे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस तो पूछे गए प्रीवियस ईयर में, बट उसका जो रेलेवेंस है वो थोड़ा कम है। तो हम वही टॉपिक्स माइक्रो के कवर करेंगे जहां पर हमें जरूरत लगती है, ठीक है। तो जो भी इश्यूज मुद्दे आ रहे हैं वो केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उनको कंटेम्प्रेरी इश्यूज से जोड़कर, करंट से जोड़कर पढ़ाया जाए, तो चाहे बिहार का एग्जाम देते हो, चाहे यूपीएससी का देते हो, चाहे यूपीपीसीएस का देते हो, सबके लिए रिलेवेंट है। दूसरा, यहाँ पर डेली क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग करेंगे, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपने लिखना है और फिर उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कि हाँ जी, और उसका एक प्रॉपर तरीका आपको बताया जाएगा कैसे ऐसे, जिससे इंप्रूवमेंट हो सके। जैसे हम टॉपिक कंप्लीशन कर लेंगे, उसके बाद एक हम एमसीक्यू की सीट भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो सीट जैसे ही आप लगा लोगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ जी, नहीं, हमें सारे टॉपिक्स के हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो, और वो क्वेश्चन भी हमने लेबल के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपको दे दिया और आप बस कहोगे सर ये तो बेसिक ऐसे ही फालतू है, नहीं, वो क्वेश्चन का पैटर्न कोई लेवल भी हम रखेंगे, जिससे करंट से रिलेटेड सवाल भी, जो न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके सवाल भी, और वो बनाकर हम देखें। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी चली, तो मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक हो गया 2 से 3 दिनों के अंदर, फिर उसके बाद वो टॉपिक और देंगे, है ना। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं कि जो पढ़ाया दैट वाज अप टू द मार्क और नॉट, तो चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस भी आपको मैं करवाऊंगा। अदर्स अलग से कुछ लेक्चर्स भी लेंगे, और अदरवाइज वी विल प्रोवाइड यू द कंपाइलेशन ऑफ दैट, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकोगे उन टॉपिक्स की, है ना। फिर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है विच इज रेलेवेंट, कि करंट अफेयर्स की एडिशनल क्लासेस आफ्टर द एक्सेस ऑफ दिस लेक्चर्स मैं आपको कंप्लीटली दूंगा। ईयर ऑन ईयर इस साल का जो करंट अफेयर होगा वो भी हम करा लेंगे, फिर आगे करके अपडेट भी कर दिया करेंगे, तो उसको कोई आपको दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस सेशन में बताने का पर्पस क्या था, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो पुराने पैटर्न से किताबें पढ़ना है, पुराने पैटर्न, देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में वी हैव टू कवर अ लॉट, तो फिर वहां पर हमारी थोड़ी स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए फिर आपको स्मार्ट लोगों के साथ पढ़ना चाहिए, वो एक जरूरी है। थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।